डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं सेट टू बीएसटी का सॉल्यूशन, बिजनेस स्टडीज़ व्यवसाय अध्ययन का। तो चलिए इसको देखते हैं पूरे सॉल्यूशंस को। और आपके जितने भी सेट हैं उन सभी के सॉल्यूशंस डाल दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं अपने 12th क्लास की। उसमें सारे सब्जेक्ट आपके सेट 1 सेट 2 के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। और कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नियोजन प्रबंध का कार्य है, यानी कि प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन से मैनेजमेंट की है? तो ये आपका जो है प्राइमरी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्राइमरी। उसके बाद में आ जाते हैं प्रबंध कला है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ। किस चीज़ के लिए आर्ट है? तो डूइंग वर्क हिमसेल्फ और टॉकिंग वर्क फ्रॉम देम। ठीक है, तो सॉरी, टेकिंग वर्क फ्रॉम देम। तो दूसरों से काम लेने का और स्वयं काम कराने का, दोनों ही काम जो है वो मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट कला इसी को बोलते हैं कि आप किसी से काम करा सकें और उससे काम निकलवा सकें। ठीक है, इसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। इसीलिए कंपनियों में जो है मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट वैसे हर जगह होता है। इसके आगे हम बात करें तीसरे क्वेश्चन पे, तो प्रबंध का सार है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़। तो मैनेजमेंट का सार क्या है, मतलब मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली? तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन। अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो कोई भी काम हो ही नहीं सकता। यानी समन्वय, एक दूसरे से बिल्कुल जो बराबर का जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेना देना बांटना करवाना काम, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन में, तो वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभ हुआ। साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस। तो सन 1913 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पूछा गया है पूंजी जो है आपकी वो संरचना को प्रभावित करता है। तो इसमें कौन सी संरचना? कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट्स। तो इसमें आपको आपके नेचर ऑफ बिजनेस को इफेक्ट करेगा। कैपिटल ऑफ स्ट्रक्चर आपकी पूंजी साइज ऑफ बिजनेस को भी इफेक्ट करेगी और इनकम को भी इफेक्ट करेगी। तो इनमें से सभी को। ठीक है, आंसर डी आपको कर लेना है। छठा जो क्वेश्चन है, विपणन में सम्मिलित होता है। क्या होता है? मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो मार्केटिंग जो है आपका परचेज में भी होता है, आपका सेल में भी मार्केटिंग है और वेयर हाउसिंग में भी मार्केटिंग है। तो उपयुक्त सभी जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन ऑफ। किस चीज़ का लेता है? वो फाइनेंस का भी ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट करना है और डिविडेंड यानी कि लाभांश कितना होगा, इन सभी का लेता है निर्णय वो। तो सभी आ जाएगा डी। इसके बाद में कर्मचारी प्रशिक्षण है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज़, ये क्या है? आवश्यक है, अननेसेसरी है, या कंपलसरी है कि करना ही होगा, या फिर लग्जरी है या आवश्यकता है? तो ये एक आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी नहीं है कि करे करे, लेकिन ये आवश्यक है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेना चाहते हैं तो आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है, इस चीज़ को ऐसे करते हैं। अगर आप कहीं जाएंगे कोई काम करने, तो जब तक आपको कोई चीज़ बताएगा नहीं तो आप करेंगे कैसे? जैसे हम क्लास में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं टीचर्स, तो वो बताते हैं कि इसको ऐसे करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपको वो ट्रेनिंग जो है वो आवश्यक होती है। नौवां क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, तो नौवें क्वेश्चन में पूछा गया प्रबंध के स्तर कितने होते हैं? तो इसके 3 स्तर होते हैं। टॉप वाला मैनेजमेंट होता है, मिडिल वाला मैनेजमेंट होता है और लो लेवल का मैनेजमेंट होते हैं। तो 3 लेवल के मैनेजमेंट जो है होते हैं। टॉप मैनेजमेंट में सब मालिक वगैरह आ जाते हैं। मिडिल में जो है सबसे नीचे वाले को हैंडल करते हैं और नीचे वाले वर्कर्स को हैंडल करते हैं। तो इस तरह से प्रबंध के स्तर के बाद में आ जाते हैं। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट जो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिया था, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने। ठीक है, 11वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, तो वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये रे यार, ये तो आपने रट लिया होगा। आरबीएससी में भी अभी मॉडल पेपर जारी हुए थे बीएसटी में, तो उसमें पूछा गया था। डब्ल्यू टेलर जो है ये आपके उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत किए गए प्रयोग कौन से थे? द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर। तो मोटिवेशन स्टडी या मोशन स्टडी, सॉरी, गति और जो है फटीक स्टडी, थकान का अध्ययन भी किया था, और समय टाइम स्टडी भी की थी। ऑल स्टडी जो है उन्होंने की थी। तो ये सारी की सारी राइट हैं। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रस्तुत किसने किया? तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाई। तो ये हेनरी फ्योल, इनको भी बहुत बड़ा गुरु माना जाता है। ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपका थोक विक्रेता माल
बेचता है, किसको बेचता है? थोक विक्रेता जो है रिटेलर्स को बेचेगा, आपको नहीं बेचेगा, मुझे नहीं बेचेगा। पहले वो सीधे सीधे रिटेलर जो थोक में ख़रीदता हो, ठीक है, उसको बेचेगा। और ये जो है फिर आपको रिटेलर्स जो है ऑथराइज्ड एजेंसी को भी दे सकते हैं और आपको उपभोक्ता को भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। स्टाफिंग पर खर्च किया गया पैसा, मनी स्पेंडिंग ऑन स्टाफिंग इज़। तो स्टाफिंग मतलब जो हम स्टाफ रख रहे हैं, जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, फिर हेड प्रिंसिपल है, फिर उसका डायरेक्टर है, तो स्टाफ है, ठीक है। और आपका जो एचओडी है, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट या क्लास टीचर है, वो स्टाफ है, ठीक है। तो उनके ऊपर जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? निवेश, इन्वेस्टमेंट हम उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट। तो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आता है, प्रारंभिक व्यय, यानी कि स्टार्टिंग में जो आप कुछ भी करोगे तो उसको चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट तो नहीं बोलोगे ना। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसको करंट एसेट नहीं बोला जाता। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन, नियुक्तिकरण जिम्मेदारी है। द स्टाफिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्टाफ को रखना टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है कि वो स्टाफ को कैसे मैनेज करे, कैसे रखे, क्या उसकी व्यवस्था करे। उसके बाद में अगर हम आते हैं 18वें क्वेश्चन पे, तो मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है ह्यूमन रिसोर्सेज। एचआर मैनेजमेंट जो है ये इंक्लूड क्या क्या करता है? रिक्रूटमेंट भी करता है, ये सिलेक्शन भी करता है, ये ट्रेनिंग भी देता है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। 19वां है, निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल को भी चाहिए डायरेक्शन, मिडिल को भी चाहिए, लोअर को भी चाहिए, सभी को डायरेक्शन चाहिए। विदाउट डायरेक्शन कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे सभी आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? विच वाई इज़ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एसेंशियल इन बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन होना किस लिए जाना है कि आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देना है तो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और निर्देश अगर उसको कुछ करवाना है उससे आपको, तो भी निर्देश देने के लिए कम्युनिकेशन आपको सभी में ज़रूरत पड़ती है। एसेंशियल सभी में आ जाएगा, ठीक है। 21वां जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है। विश्लेषण क्या है? एनालिसिस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये कितना परसेंट है? 75%। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण कितना है? 75%। सबसे ज़्यादा एनालिसिस जो है मैनेजमेंट में 75%। इसके बाद में वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पाद होता है। अगर जब हम इतना जब इसके ऊपर कर रहे हैं तो आपका विश्लेषण, तो इसके मतलब उत्पादन भी हम मैक्सिमम कर पाएंगे। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा वो माना जाता है कि ये इसमें हम मैक्सिमम टेक्निक्स को यूज़ करके हम मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है। 23वां जो क्वेश्चन है, इसमें हेनरी फ्योल एक था। तो हेनरी फ्योल ये आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड में पूछा गया था। वो था आपका एक उत्पादक इंजीनियर, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपका अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ये आपका जो है सारे के सारे हैं किसके? बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लॉयज़ जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती, उसकी विशेषताओं में नहीं आते एम्प्लॉयज़ क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है आपके चेंज होते रहते हैं। एम्प्लॉय एक जगह नहीं है कि फ़िक्स कर दिया आपने। जैसे आप अपना स्कूल चेंज कर लेते हैं, पहली क्लास में पढ़ लिया या 5वीं में पढ़ लिया, 10वीं में पढ़ लिया आपने, फिर अपना स्कूल चेंज कर दिया क्योंकि आपको पता चला कि आप अच्छे स्कूल में जा सकते हो उससे बेहतर, तो आप वहाँ चले जाते हो, या फिर आपके दोस्त चले गए तो वहाँ चले जाते हो। तो इस तरह से इसमें भी आपका इंडस्ट्री में भी जो है एम्प्लॉयज़ हैं वो, उनको जहाँ अच्छा पैसा मिलेगा, जहाँ अच्छी फैसिलिटी मिलेगी वहाँ वो चले जाएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? तो निर्णय लेने में अधिकारों का सुरक्षित रखना, ठीक है। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये होता है जो है सेंट्रलाइजेशन रेफर, मतलब केंद्रीकरण से तात्पर्य ये होता है कि जो निर्णय लेंगे वो अधिकारों को, वो अधिकार आपके पास सुरक्षित, उसको सुरक्षित रखना, ठीक है। आप कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 26वां क्वेश्चन है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। स्पान ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू, तो ये किसके लिए रेफर होता है? तो एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, यानी कि नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अंडर ए सुपरवाइजर बोल सकते हैं, सुपीरियर बोल सकते हैं, ठीक है।
तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। इसके बाद में हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, यानी कि संगठन के जीवन में भर्ती होती है। रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़, तो ये मतलब क्या रिक्वायरमेंट एक संगठन में क्या जीवन भर भर्ती होती रहती है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक बार भर्ती होने से हो नहीं सकता है कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चला लें। जैसे कि आपके स्कूल में ही आपके टीचर्स जो है चेंज होते रहते हैं, आपने देखा होगा, कभी ये आ जाते हैं कभी वो आ जाते हैं, तो ये भी आपका जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें रिक्रूटमेंट निरंतर चलती रहती है, हर साल चलती रहती है, हर महीने भी चलती रहती है, तो कंटिन्यूअस। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन जो है, विकास की विधियां हैं, मेथड ऑफ डेवलपमेंट आर, तो ये कौन सी हो जाएगी? डेवलपमेंट के लिए पोजीशन रोटेशन मेथड भी होना चाहिए, कि आपकी पोजीशन जो है, आप मैनेजर थे तो आपको सीनियर मैनेजर बना दिया। अल्पकालीन पाठ्यक्रम है, शॉर्ट टर्म सिलेबस भी होता है, जिसमें आपको समझाया जाता है कि ये कैसे करना है और आपको आगे कैसे बढ़ना है। और कार्य का विकास, डेवलपमेंट ऑन जॉब, ये भी आपका डेवलपमेंट का काम है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनमें से सभी को आप मान सकते हैं, ठीक है। 28वें के बाद 29वें क्वेश्चन पे, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, तो ये है मैक्सिमम वाइड स्कोप ऑफ, तो पैकेजिंग जो है ये सबसे ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है, ठीक है। पैकेजिंग मतलब आपका वो वाला पैकेजिंग नहीं, ये आपका पैकेजिंग मतलब मैक्सिमम वाइड ऑफ स्कोप क्यों है? क्योंकि आपके सबसे ज़्यादा पैकेजिंग जो है वो कैसे कैसे आएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते कि किसकी पैकेजिंग कैसी होती है, ठीक है ना। पैकेजिंग मतलब जो पैक करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। 30वां क्वेश्चन जो है, आप देखते होंगे क्या, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है यार, कितने अच्छे डब्बे में आए हैं, किसी ने इस स्टाइल से पैकिंग कर दिया, किसी ने कुछ, तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको कैसे भी कर देते हैं। और बाकी सब चीज़ों का स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे ऊपर वाले, ब्रांड एक स्टैंडर्ड होता है आपका, लेबलिंग भी एक स्टैंडर्ड होता है कि ये लेबल लगा, आई से मार्क, ISO 9001। और व्यापार का ट्रेडमार्क जो होता है, ट्रेडमार्क जो है आपने देखा होगा, रजिस्टर्ड लिख करके कोने में एक और आर को गोला का बनाया रहता है, तो ये होता है। लेकिन पैकेजिंग जो है ये आपका, इसका बहुत सारा स्कोप है, पैकेजिंग कौन कैसे कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद में है, लीगली सेबी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना, यानी कानूनी रूप से सेबी की स्थापना सन 1992 में हुई थी, लेकिन 88 में तो उसको बना दिया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो यहाँ पर है, भारत में सबसे पहले स्कंद विपणन की व्यवस्था सन 1987 में हुई थी। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1887, ये ध्यान रखना है आपको। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है वो जिला मंच होती है, यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट आपके जिला मंच पे, यानी कि जिला स्तर पे इसको किया जाता है। ये नहीं कि आप जो है कहीं भी चले जाओ और आपका सरकार सुन लेगी, ऐसा नहीं है। पहले आपको अपने ज़िला के माध्यम से ही बात करनी होगी, और वहाँ से सुलझाना नहीं होता तो वो आगे आपको ट्रांसफ़र करते हैं। विज्ञापन माध्यम है, एडवर्टाइजमेंट मीडिया इज़, क्या है ये? तो ये आपका प्रेस विज्ञापन भी है, और आपका म्यूरल विज्ञापन यानी वाह विज्ञापन भी है। तो ये आपके लिए दोनों ही हैं, तो दोनों में आ जाएगा बोथ या फिर दोनों। 34वां जो क्वेश्चन है, चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो रोकड़ में परिवर्तित होती हैं। कब होती हैं? 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर, ये इसका आंसर हो जाएगा विद इन 1 ईयर। इसके बाद में अगर हम बात करें 35वें क्वेश्चन की, पूंजी संरचना में खाली स्थान सम्मिलित है, तो पूंजी संरचना में कौन सी चीज़ सम्मिलित है ये आपको बतानी है। इसका पासवर्ड याद रखेंगे आप, तो आपका पासवर्ड जो है इसका ये हो जाएगा 3637, ठीक है, ध्यान रखना आपको, 3637। तो यहाँ पे पूंजी जो संरचना में सम्मिलित है वो कौन सा है? कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स, तो अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल जो है इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें आपका शेयर कैपिटल या अंश पूंजी लिख देंगे। 36वां जो है, 3637 आपका जो है कोड है, ध्यान रखना है। विचलन खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो ये आपका डेविएशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के 3 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद में आपका जैसे है मीन डेविएशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बजट प्रबंध का एक खालिस्तान है, बजट इज़ ए डैश ऑफ मैनेजमेंट, तो वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे पूछा गया आपसे, लिखित संदेश को भविष्य के लिए भविष्य के खालिस्तान के लिए लिया जाता है, यानी कि किसके? भविष्य के रेफरेंस में या संदर्भ में। रिटर्न मैसेज कैन बी केप्ट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस या फर्दर रेफरेंस की
उसने कुछ लिख के दिया है तो हम उसको बाद में भी एसेस कर सकते हैं कि उसने क्या दिया था। अगर वो बोल के छोड़ देता है तो आपको 100% याद नहीं रहेगा, मानव की टेंडेंसी है। 39 नंबर है संप्रेषण, एक ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि खाली स्थान भरना है तो कम्युनिकेशन शुड बी, मतलब ये किस तरफ होना चाहिए, तो कम्युनिकेशन जो है हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आपका जो है कम्युनिकेशन ये दोनों तरफ हो, लेकिन आपके बुक के हिसाब से इसमें दोनों बोथ लिखना है आपको, तो बोथ आएगा आंसर। 40वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण क्या है, यानी कि द प्राइमरी कॉज ऑफ अमेरिकाज प्रोस्पेरिटी, यानी वहाँ के लोग जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट क्यों हैं, तो वहाँ पे क्या है, कुशल प्रबंधन है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, हर चीज़ को देख रेख में अंडर सुपरविज़न में किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं कि हम अपनी मर्जी है कहीं पर भी कैसे भी बाइक दौड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी थूक रहे हैं, कहीं पर भी गंदगी फेंक रहे हैं, ये सब वहाँ पे नहीं चलता। वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं बनाए जा चुके हैं और उनको वहाँ पे लोग पब्लिक फॉलो करती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कुशल प्रबंधन है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। तो इस वीडियो का जो मैंने आपको पासवर्ड बता दिया आपको ध्यान रखना है, और आपको जो है इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।